हेडिंग डालो, लिखो आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग यानी कि जेनेटिक डिजीज, ठीक है ना। आनुवंशिक रोग मतलब वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हो, है ना, उनको अपने क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग कहते हैं। तो मैं इसमें लिख सकता हूं पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाले रोग, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं उन रोगों को अपने लोग आनुवंशिक रोगों की श्रेणी में शामिल करते हैं। ये गुणसूत्रों के साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, समझ रहे हो ना। इन रोगों के जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, गुणसूत्रों के साथ अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। और इन आनुवंशिक रोगों को अपने दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे, एक तो लिंग सहलगन, लिंग सहलगन आनुवंशिक रोग, ठीक है ना, एक तो ये आ जाएगा। एक अपने पास आ जाएगा अलिंग सहलगन आनुवंशिक रोग, ठीक है ना। अलिंग सहलगन आनुवंशिक रोग, एक तो लिंग सहलगन आनुवंशिक हो गया और एक कौन सा हो गया, अलिंग सहलगन आनुवंशिक रोग हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको दो भागों में बांट देते हैं। अब गौर करना, इधर यहाँ पर मेरे पास जो शब्द है ना वो आया, देखो सहलगनता, सहलगन शब्द बना है, लेकिन सहलगन को जब अपने टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं तो ये टॉपिक बनता है सहलगनता। सहलगनता को अपने अंग्रेजी में बोलते हैं लिंकेज, क्या बोलते हैं, लिंकेज। सहलगनता या लिंकेज की खोज करने वाला, या खोज न बोल के मैं ये कह दूं कि लिंकेज अर्थात सहलगनता को समझाने वाला जो साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था मॉर्गन। बोलो कौन था। अगर कोई पूछे सहलगनता के बारे में विस्तृत व्याख्या किसने करी तो क्या बताएंगे, मॉर्गन ने करी। सहलगनता का मतलब देखो क्या होता है, सह का मतलब होता है साथ, लगन का मतलब होता है जुड़ना या लगना, है ना। जब कोई रोग किसी गुणसूत्र के साथ लगकर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, हम क्या बोल देते हैं, सहलगन डिजीज बोल देते हैं। अब मैंने दो शब्द यूज किए, एक तो लिंग सहलगन और एक अलिंग सहलगन। इसका मतलब क्या है, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, एक्स और वाई। तो अगर कोई जीन एक्स और वाई गुणसूत्रों के साथ लगकर अगली पीढ़ी में जाए तो उसके लिए तो हम क्या बोलेंगे, लिंग सहलगन, समझ रहे हो ना। और अगर 44 गुणसूत्रों के साथ लगकर अगली पीढ़ी में जाए तो क्या बोलेंगे, अलिंग सहलगन। बोलो बराबर है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, यदि एक्स या वाई के साथ लगकर अगली पीढ़ी में कोई रोग अगर वंशागत होता है तो उसे लिंग सहलगन विकार बोलते हैं। और यदि अलिंग गुणसूत्र या अलिंग सूत्र अर्थात 44 गुणसूत्रों के साथ, मानव शरीर में 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्रों के साथ लगकर वंशागत हो तो इस प्रकार के रोग को अपने क्या बोलेंगे, अलिंग सहलगन आनुवंशिक रोग बोल देंगे, ठीक है ना। यानी एक तो एक्स और वाई के साथ लगकर अगली पीढ़ी में जाएगा और एक 44 गुणसूत्रों के साथ लगकर अगली पीढ़ी में जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इनको अपने क्या बोल देंगे, लिंग सहलगन, और उनको बोल देंगे अलिंग सहलगन, ठीक है ना। एक बात और समझिए, जो दोनों ही मतलब कोई भी लिंग सहलगन है चाहे अलिंग सहलगन है, दोनों का मेन कारण है अप्रभावी जीन और रेसेसिव जीन। अप्रभावी जीन की वंशागति के कारण होते हैं, मतलब ये जो रोग होते हैं वो जीन के माध्यम से अगली पीढ़ी में जाते हैं। और जीन भी कौन सा है, अप्रभावी। अप्रभावी जीन कौन सा जीन होता है, जिसके साथ कोई दूसरा प्रभावी जीन उसके प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता, उसको दबा देता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, अप्रभावी जीन। और प्रभावी जीन का मतलब क्या है कि जो डायरेक्ट ही प्रकट हो जाए। ये जो रोग होते हैं ना मोस्टली किस कारण से होते हैं, अप्रभावी जीन के कारण होते हैं, प्रभावी जीन के कारण नहीं होते, समझ रहे हो ना। तो ये भी अप्रभावी जीन की वंशागति के कारण होता है और ये भी अप्रभावी जीन की वंशागति के कारण होता है। और जब जीन की वंशागति या जीन के एब्रेशन के कारण होता है तो इन्हें अपने बोलते हैं बिंदु परिवर्तन के कारण होने वाले रोग। तो हम इन दोनों ही रोगों में ये बात बोल सकते हैं,
ठीक है। अब इसके दो एग्जाम्पल है मेरे पास, एक तो है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जिसको अपने क्या बोलते हैं, शाही रोग। शाही रोग का मतलब रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज समझते हो क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की वंशागति के कारण हो रहा है, उसी के खानदान में ये रोग आगे से आगे चल रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से स्टार्ट हुआ था और उसके आगे से आगे जो पीढ़ियाँ उसकी आ रही है तो उनमें वंशागत होता ही जा रहा है। तो नाम क्या पड़ गया कि शाही परिवार का रोग है ना, तो नाम बड़ा शाही रोग यानी कि रॉयल डिजीज। अब कोई पूछ ले शाही रोग किसे कहते हैं, तो किसे बोलते हैं, हीमोफीलिया को बोलते हैं। नंबर 2 वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, है ना, लाल और हरे रंग में अंतर प्रकट करने में बड़ी दिक्कत आती है ना, तो वर्णांधता भी इस प्रकार का रोग अपने एलिंग्स एलेग्नानोस विकार में आ जाता है, ठीक है ना। इसमें हम 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल है थैलीसीमिया, थैलीसीमिया, और दूसरा एग्जाम्पल है, अंग्रेजी नाम लिख रहा हूं मैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल किसको बोलते हैं, दराती को बोलते हैं, घास काटने वाली दराती होती है ना, उसको बोलते हैं। उसको हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, हंसिया, हंसिया बोलते हैं ना। तो नाम क्या रख दिया, हंसियाकार, और सेल का मतलब क्या होता है, कोशिका, हंसियाकार कोशिका। एनीमिया का मतलब क्या होता है, रक्त की कमी, अरक्तता, हंसियाकार कोशिका अरक्तता, या दांत्र कोशिका रक्तता, ऐसे बोल देते हैं। दांत्र यानी कि दराती, ठीक है ना। तो ऐसे 2-3 नाम इसके अपने दे सकते हैं, हंसियाकार कोशिका रक्तता, दांत्र कोशिका रक्तता, सिकल सेल एनीमिया, और एक उसके ऊपर वाला जो रोग है उसका नाम क्या है, थैलीसीमिया। बराबर है भाई, तो आपने ये याद रखना है। अब पेपर में क्या होता है ना, कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लेता है, वो आगे का एक्सप्लेनेशन पूछता ही नहीं है, वो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि यदि कोई रोग लिंग गुणसूत्रों के साथ लगकर अप्रभावित जिनके कारण अगली पीढ़ी में वंशागत होता है, तो वो उदाहरण बताइए। तो आप क्या बताएंगे, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ये 2 ऐसे हैं। अगर कोई रोग 44 गुणसूत्रों के साथ अप्रभावित जीन के माध्यम से होता हुआ अगली पीढ़ी में जाता है, तो वो है थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। कुछ कहानी समझ में आई क्या? ठीक है। अब थोड़ा सा इसके इधर वाले के बारे में अपने एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कारण किसके वजह से हो रहा है, अप्रभावी जीन के कारण, यानी यह अप्रभावी जीन के कारण होने वाला रोग है, यानी इस रोग के होने का कारण है अप्रभावी जीन। हमने पहला कोड इसमें ये सेट कर दिया, अप्रभावी जीन की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जीन होती है इसका संबंध किससे होता है, एक्स गुणसूत्र से इसका संबंध होता है, एक्स गुणसूत्र से संबंध। यानी ये जो रोग है ये अगली पीढ़ी में जाएगा ना, तो किस गुणसूत्र के कारण जाएगा, एक्स गुणसूत्र। एक्स गुणसूत्र की साथ लगकर ये जो जीन अगली पीढ़ी में जाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई रोग हो रहा है अपने को, ठीक है ना। तो ये 2 बातें अपने को याद रखनी है। अब आपने मुझे बताना है, इधर वाला मिटा सकता हूँ क्या? हाँ, नोट करो फुर्ती से। और एक बात और समझ लेना कि पुरुष जो होता है उसमें एक्स गुणसूत्र कितना होता है, 1, और महिला में एक्स गुणसूत्र कितने होते हैं, 2। और ये किसके वजह से हो रहा है, अप्रभावी जीन की वजह से। और ये किसके कारण रहा है, अप्रभावी जीन के कारण हो रहा है, सही है ना। तो अगर इस रोग में महिला के अंदर वंशागति हो रही है, तो एक एक्स गुणसूत्र है, उस पर कौन सी जीन है, अप्रभावी जीन है ना। और दूसरे एक्स गुणसूत्र पर कौन सी जीन होगी, प्रभावी, क्योंकि महिला में एक्स गुणसूत्र कितने हैं, 2 हैं। तो एक एक्स गुणसूत्र पर तो अप्रभावी जीन और दूसरे एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी जीन। तो प्रभावी है, प्रभावी को क्या करेगा, दबा देगा। तो महिला में रोग प्रकट होगा क्या, महिला में रोग प्रकट होगा ही नहीं। कहानी समझ में आई। दूसरा, पुरुष में एक्स गुणसूत्र कितना है, 1, और उसी एक एक्स गुणसूत्र पर मान लो अप्रभावी जीन आ जाए, और दूसरा गुणसूत्र कौन है, वाई, वाई के साथ इन जीन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्योंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र है और उसी पर अप्रभावी जीन है, तो क्या उसका प्रभाव प्रकट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब पुरुष इस रोग से ग्रसित होते हैं, जबकि महिलाएं क्या होती है, इस रोग की वाहक होती हैं। रोग तो उनमें भी होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और पुरुषों में स्पष्ट रूप से वो रोग प्रकट होता है। बोलो बराबर है। तो अगर मैं पूछूं कि महिलाओं में ये रोग है क्या, बिल्कुल है।
लेकिन क्या इस रोग का प्रभाव महिलाओं में देखा जाता है क्या? नहीं, महिलाओं में रोग होता जरूर लेकिन प्रभाव नहीं देखा जा रहा, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन है तो दूसरे एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी है, प्रभावी को दबा देगी तो उसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। बोलो बराबर है? ठीक है, तो चलो इसके नीचे ही यहाँ आगे ऐड कर देता हूँ, है ना। महिला, अब महिला में हम जानते हैं 44 प्लस एक्स ऐसे गुणसूत्र की स्थिति देखी जाती है, सही है ना। तो मैं ना इसके ऊपर ऐसे सिंबल बना देता हूँ, ये जो इस प्रकार से मैंने सिंबल बनाया है ना, ये अप्रभावी जीन को प्रदर्शित करता है, समझ रहे हो ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये तो है कौन है? अप्रभावी जीन, और इस दूसरे एक्स गुणसूत्र पर कौन सी जीन होगी? प्रभावी। इसलिए ये प्रभावी जीन क्या करेगी? प्रभावी जीन को प्रभाव को दबा देगी। तो इस वजह से महिला में रोग प्रकट नहीं होता, सही है ना भाई। महिला में ये रोग प्रकट नहीं होता और महिलाएं केवल इस रोग की क्या होती हैं? वाहक होती हैं। लेकिन हम फिर भी इनको ऐसे बोल सकते हैं रोगी महिला, हालांकि रोगी है वो लेकिन रोग ग्रसित नहीं है, रोग से ग्रसित नहीं है वो, समझ रहे हो ना। रोग तो उसमें है लेकिन उसमें प्रकट नहीं हो रहा। तो हम बोलेंगे कि महिलाओं में रोग प्रकट नहीं होता, इसलिए वो रोगी महिलाएं केवल क्या होती है? वाहक के रूप में काम करती हैं, ठीक है ना। जबकि पुरुष में एक्स गुणसूत्र केवल कितना है? एक है। अब तो मिटा दूं? ठीक है। और एक ही एक्स गुणसूत्र पर मान लो है प्रभावी जीन आ जाए तो वो तो प्रभाव प्रकट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का पॉइंट उसमें अपने डाल सकते हैं। जैसे यदि पुरुष की बात करी जाए तो पुरुष में देखो 44 प्लस एक एक्स दूसरा वाई, और सपोज करो इसी एक्स पर कौन आ जाए? अप्रभावी जीन, तो वाई के साथ इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका मतलब यही अप्रभावी जीन अपना प्रभाव प्रकट करेगी और पुरुष जो होंगे वो इस रोग से क्या हो जाएंगे? ग्रसित हो जाएंगे। तो पुरुष क्या होते हैं? रोग ग्रसित, जबकि रोगी महिलाएं क्या होती हैं? वाहक। बोलो डाउट कोई? और जो वंशागति हीमोफीलिया की होती है वही सेम टू सेम वंशागति किसकी होती है? वर्णांधता की। यानी हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों की वंशागति एक प्रकार की होती है, बराबर, ठीक है। नोट करो और फिर अपने आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा बहुत तो ये पता होना चाहिए कि भाई इनके अंदर जो जिम्मेदार जीन है वो अप्रभावी जीन होती है ना, और उसका संबंध जो है वो किस गुणसूत्र से होता है? एक्स गुणसूत्र से। तो ये कुछ कॉमन बातें अपने को याद रखनी होती है बस, ठीक है ना। और जो एक्स गुणसूत्र है अगर वो दो है तो एक पर प्रभावी दूसरे पर अप्रभावी, इस वजह से महिलाओं में रोग प्रकट नहीं होगा, वो केवल क्या होंगी? वाहक होंगी। जबकि पुरुषों की बात करेंगे तो उनमें एक्स गुणसूत्र केवल एक होगा, इसलिए उसी में वो प्रभाव प्रकट हो जाएगा। तो पुरुष क्या हो जाएंगे? रोग ग्रसित हो जाएंगे, नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं। फिर भी कोई किंतु परंतु आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, चले आगे। ठीक है, मिटा दूं क्या? मुझे लगता है मैं आप लोगों से ज़्यादा पूछता हूँ, है ना। ज़्यादा पूछता हूँ कैसे कि भाई समझ में आ गया क्या? मिटा दूं क्या? डाउट है क्या? है ना। मुझे लगता है मैं थोड़ी ज़्यादा केयर करता हूँ आप लोगों की। सही है बात क्या? तो आप लोगों ने डाउट अभी तक पूछा ही हो नहीं कभी? समझ में आ जाता है? वेरी गुड। इसका मतलब मैं खुद को ही शाबाशी दे लेता हूँ इस बात पर, है। डाउट भी नहीं पूछते कभी, न कोई डाउट है न कोई किंतु परंतु है। इसका मतलब हम 50 में से 40 प्लस कराएंगे क्या आपकी बार? चलो देखते हैं। एक अंतरिक्ष वाला टॉपिक है वो आपके ऊपर छोड़ूंगा मैं, और लास्ट में उसमें भी नोट्स बना के देखेंगे, क्योंकि वो मेरे हद का टॉपिक नहीं है। अब मुंह खराब करने से कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला लेकिन फिर भी अपने कोशिश करेंगे उस पर। अगर मुझे कोई ढंग का मैटर मिला अंतरिक्ष से सूचना प्रौद्योगिकी का तो अपने उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। बोलो, मिटा दूं? हाँ जी, वो वाली लाइन नहीं मिटाऊं, बाकी वाली मिटा दूं? चलो चलो नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं अभी। अब आपने ना वंशागति नोट करनी है, ठीक है। फिर अपने एक एक लाइन का ही मैटर बचेगा। वंशागति अगर अपने अभी कर लेंगे ना तो आगे का मैटर बचेगा नहीं बिल्कुल ही। तो आप ऐसे लिख दीजिए वंशागति। किसकी वंशागति है ये? हीमोफीलिया और वर्णांधता की, उनकी वंशागति। भाई ये अगली पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो जाते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो मैं एक कंडीशन बनाता हूं, यदि दो ही कंडीशन बनेगी इसमें, मैं अभी बता देता हूं आपको ना। यदि सामान्य पुरुष
यदि सामान्य पुरुष और रोगी महिला। अब क्या होता है ना, कई बार हमारे दिमाग में, जैसा कि आपने पढ़ा कि महिलाएं इस रोग में क्या होती है, केवल वाहक होती है, तो कई बार अपने दिमाग में क्या मतलब ये साउंड क्रिएट कर लेते हैं कि रोगी महिला क्यों लिखा, वाहक महिला क्यों नहीं लिखा। तो वाहक रोगी एक ही बात है, महिला तो रोगी है लेकिन उसमें प्रकट नहीं हो रहा, इसलिए हम उसको वाहक बोल देते हैं, सही है ना। तो ऐसा अगर कहीं पढ़ लेना तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न गलत है। कई बार दिमाग में आ जाता है प्रश्न ही गलत है, और प्रश्न गलत नहीं है ये, समझ रहे हो मेरी बात है। तो यदि सामान्य पुरुष और रोगी महिला, अब सामान्य पुरुष का मतलब क्या है, एक्स वाई है, और रोगी महिला का मतलब क्या है, एक्स और एक्स है। एक एक्स पर तो मतलब अप्रभावित जीन है और दूसरे पर नहीं है, ठीक है भाई। अब इनकी दोनों की अगर मतलब शादी हो जाए, इनका विवाह हो जाए, तो इनसे उत्पन्न संतानों के अंदर कैसी विकृतियां देखी जाएंगी वो अपने को पढ़ना है। मैं चेकर बोर्ड बना देता हूँ एक तरफ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुरुष, अब क्योंकि पुरुष सामान्य ही होते हैं, है ना, सही बात है क्या। 44 + XY, और जो महिला है वो कैसी है बताओ, 44 + X और X, ठीक है ना। तो अब इनके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुक्राणु बनाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन होगा ना। तो 44 के आधे हो जाएंगे 22, मैं क्या लिखूंगा 22X, और ये कौन है 22Y, ठीक है ना। और अगर इधर की बात करें तो 22X और दूसरा भी 22X। इस अप्रभावित जीन को ना अपने सेकंड क्रोमोसोम पर फिट करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी एक तो 22X हो गया और एक 22X ही हो गया, इस पर अप्रभावित जीन है, और हमने क्या कर दिया, अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, अंडाणु बना दिया, इधर शुक्राणु बना दिया, सही है ना। अब पहला क्रॉस हो रहा है, 22 और 22 कितने हुए 44, ठीक है ना। इधर भी X उधर भी X, तो 22 44 + X क्या है, प्रभावित जीन है क्या है प्रभावित जीन की वंशागति हुई है क्या, नहीं हुई। इसका मतलब पुत्र हुआ या पुत्री पैदा हुई, पुत्री, और सामान्य है या वाहक है, तो सामान्य पुत्री का जन्म हो गया, नंबर 1 बात है ना। अब दूसरा देखिए 22 कितने हो गए 44, और एक X और दूसरे X पर अप्रभावित जीन, इसका मतलब अब आप क्या बोलेंगे, अब है तो पुत्री लेकिन कैसी है, वाहक पुत्री या रोगी पुत्री मैं कह सकता हूँ, है ना, वाहक पुत्री। ऐसी पुत्री है जिसके अंदर जीन तो है लेकिन दूसरे X गुणसूत्र के कारण वो अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पा रहा, इस प्रकार से वो वाहक पुत्री को जन्म देगा। अब इधर वाला बनाए तो कैसे बनाएंगे, 22 और 22 तो 44 होएंगे, सॉरी, तो 44 + XY। अब ये पुत्र है ना, और इसमें अप्रभावित जीन में नहीं है, तो कैसा पुत्र है ये, सामान्य पुत्र। और लास्ट वाला क्या है 44 + X और Y। अब देखो X गुणसूत्र पर अप्रभावित जीन है कि नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, रोगी पुत्र। पुरुष का जन्म थोड़ी हो, रोगी पुत्र का जन्म होगा, पुरुष तो बाद में बनेगा, वो भी टाइम लगेगा, कई साल लगेंगे उसको पुरुष बनने में, तो रोगी पुत्र का जन्म हो जाएगा, बोलो सही है ना। अब बताओ उत्पन्न संतानें कितनी है, 4। अब ये तो चलो हमने वंशागति तो चेक कर ली, अब उसकी लैंग्वेज जो है ना प्रश्न की, अब उसमें अपने को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना, वो समझना आपने कैसे। देखिए मैं 3-4 प्रकार की लैंग्वेज बनाऊंगा उत्पन्न संतानों में, उत्पन्न संतानों में। अब आप मुझे बताओ उत्पन्न संतानें कितनी है, 4। उत्पन्न संतानों में, अब ऐसा मैंने बोल दिया यानी कि 4 संतानों की बात हो रही है। अब वो क्या पूछेगा, उत्पन्न संतानों में सामान्य पुत्र बताइए। हाँ अब देखो उत्पन्न संतानें कितनी है, 4। आपने बताना है सामान्य पुत्र कितना है, 1, तो 1/4 यानी कि कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया ना, बोलो हाँ या ना। अच्छा उत्पन्न संतानों में रोगी पुत्र फिर कितने बताएं, 25%, बोलो बराबर है कि नहीं है। उत्पन्न संतानों में सामान्य पुत्री फिर अपने क्या बोलेंगे 25%, क्योंकि एक ही तो है, 4 संतानों में 1 है तो 25% होगा। और फिर मैं लिखूंगा वाहक पुत्री, फिर क्या बनाएंगे 1 यानी कि 25%, बोलो हाँ या ना। अब देखो एक सेट तो अपने ये समझ में आ गया, ठीक है ना। अब सेम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, कैसे,
उत्पन्न संतानों में सामान्य संतान, अब उत्पन्न संतानों में सामान्य संतान कितनी है? ये 2 है, मतलब कितना परसेंट? 50%। और वाहक या रोगी, अब मैं देखो रोगी या वाहक कुछ भी कह सकता हूं। अब अपने एक यहां पर है ना, एक दिमाग में ये भी चलेगा कि रोगी पुत्र होता है, पुत्र तो वाहक होगा ही नहीं। जब ये रोगी पुत्र की शादी होगी तो क्या ये वाहक नहीं बनेगा? क्या वाहक तो बनेगा ही। मतलब पुत्र रोग ग्रसित तो है, लेकिन जब वो अगली पीढ़ी की वंशागति को क्रिएट करेगा तो वो भी क्या बन जाएगा? वाहक बन जाएगा। इसका मतलब वाहक तो दोनों ही है, पुरुष और महिला दोनों ही क्या होती है? वाहक तो होती है। फर्क ये है कि जब रोग महिला में होता है तो वो सिर्फ वाहक होती है, उसमें रोग प्रकट नहीं होता, और जब पुरुष में होता है तो वो रोग ग्रसित भी होता है और वो वाहक भी होता है। बोलो बराबर? ठीक है। अब सुनो, रोगी और वाहक संतानें ये कितनी है? तो भी हम कितना बोलेंगे? 50% ही बोलेंगे। कोई दिक्कत? मुझे लगता है बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमारे तो समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और चेंज कर दूं, जैसे एक तीसरी लाइन और बना रहा हूं, देखो उत्पन्न पुत्रों में अपुत्र कितने हैं बताओ? 2 पुत्र हैं। अब मैं बोलूंगा उत्पन्न पुत्रों में सामान्य पुत्र कितने हैं? 50%। उत्पन्न पुत्र कितने हैं? 2 में 1 सामान्य है, यानी कि 1/2, यानी कि 50% हो गया कि नहीं हो गया? और उत्पन्न पुत्रों में रोगी या वाहक पुत्र, फिर आपका आंकड़ा कितना होगा? 50%। मुझे लगता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों ने पहले वंशागति चेक करनी है। अब पेपर में ये देखना है कि वो उत्पन्न पुत्रों की बात कर रहा है, उत्पन्न पुत्रियों की बात कर रहा है, या उत्पन्न संतानों की बात कर रहा है। वो बात किस फील्ड की कर रहा है, आपने उस तरीके से जवाब देना है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है। तो दूसरी वंशागति अपने पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नोट हो गया होगा, नोट करो आराम से, और फिर अपने सेकंड वंशागति को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है ना? सेकंड वंशागति यानी कि सामान्य पुरुष की वजह, अगर मान लो मैं ये कह दूं कि भाई पुरुष जो है वो भी रोग ग्रसित है ना, पुरुष भी अगर रोग ग्रसित हो तो उनकी वंशागति अपने किस प्रकार से टैकल करेंगे, तो ये भी अपने को पढ़ना है। ठीक है ना? अगर सामान्य पुरुष की वजह वहां पर रोगी पुरुष हो, रोगग्रसित पुरुष हो, और महिला जो है रोगी न होकर सामान्य हो, तो उनकी वंशागति कैसे होगी? और वो अपने 1 मिनट के अंदर उसको डन कर देंगे, उसको भी अपने समझ लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपको बताया हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों की वंशागति कैसी होती है? एक जैसी। तो जो लाइनें मैंने लिखी वो हीमोफीलिया पर भी समान रूप से लागू होती है और वर्णांधता पर भी समान रूप से लागू होती है। तो फिर हमें करना क्या है? वंशागति हमने पढ़ दी, तो हीमोफीलिया का लक्षण लिखना है और वर्णांधता का लक्षण लिखना है, बस और कुछ करना ही नहीं है। कोई दिक्कत? ठीक है, फुर्ती से नोट करो ताकि अपने कम समय में अधिक काम कर सकें। तो सारी बातें आराम से सीखनी भी है, मैटर को कवर भी करना है, पढ़ना भी है ना? और अगर कहीं कोई लगे पुराने पेपर में कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कहीं पर आप अटक रहे हो, तो उस प्रश्न को भी लेके आएँ ताकि पैथोलॉजी से संबंधित उस प्रश्न पर भी अपने अच्छे तरह से बात कर सकें। कम से कम रोग विज्ञान टॉपिक से मान के चलो 4 या 5 प्रश्न LDC एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुनहरा मौका है कि हमें 4 या 5 प्रश्नों में से एक प्रश्न ही गलत नहीं करना। क्यों करें गलत? तो अपने एक एक रोग को वेल एक्सप्लेन करके अपने उस पर बात कर रहे हैं, तो फिर प्रश्न गलत कैसे होगा अपना? 10 मिनट और दे दो। अगर किसी डिजीज़ में आपको लगता है कि ये हमारे थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो अपने उसके ऊपर दोबारा बात कर लेंगे, है ना? कोई नई लाइन आपने देख ली, आपको लग रहा है सर ये लाइन तो मतलब हम लोगों ने पढ़ी नहीं है, तो अपने उस पर बात कर लेंगे। अब उससे क्या होगा, वो लाइन भी अगर अपने याद कर ली तो फिर उस लाइन से भी अगर मान लो कोई क्वेश्चन बनता है, उस छोटे से पार्ट से भी क्वेश्चन बनता है, तो हमारा वो भी गलत नहीं होगा। तैयारी चाक चौबंद होनी चाहिए, हथियार सारे तैयार एकदम, ताकि जब पेपर वाले दिन बैठें तो ऐसे लगे जैसे हाँ भाई मेरे सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। और जितनी अधिक लैंग्वेज आप किसी प्रश्न की तैयार करते हैं, मैटर उतना ही अच्छा
कवर हो जाता है। ये भी मूल मंत्र समझ लीजिए आप, समझ रहे हो ना। अभी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में मैंने पहला टॉपिक डाला है जेनेटिक्स का, उसमें क्या है, मेंडल की जेनेटिक्स है, सिर्फ एक शब्दावली है और एक गुणसूत्र के क्वेश्चन है। तो 25 क्वेश्चन मैंने अलग अलग लैंग्वेज के उसमें डाले हैं। अब मान लीजिए ये टेस्ट सीरीज अपने बढ़िया स्तर पर इसको अपने जज कर लेते हैं और फिर अपने अगला दोबारा मान लो सेकंड सेशन चलाते हैं और उसमें फिर आपको यही टॉपिक दोबारा पढ़ने को मिलेगा, तो 25% और नई लैंग्वेज वाले आएंगे इनके अलावा, सही है ना। फिर आपको लगता है कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। अपने 100% तैयार हो सकते हैं, है ना। फिर अपने को ये लगेगा जैसे ये प्रश्न है ना जो मेरे वाले नोट्स में से ही आया है। आप जो नोट्स बना रहे हैं ना, आपको लगेगा ये तो मेरे नोट्स से ही पेपर बन गया, ऐसा लगेगा। जैसे मैंने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया था ना, तो 30-35% मुझे लगा जैसे मेरी वाली किताब में से ही आ गए। क्यों? क्योंकि हमने उनमें से चुनिंदा चीज़ों को नोट किया था। तो वही बात है, जब हर एक चीज़ का अच्छा मैटर अपने मतलब ग्रहण कर लेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे यार ये तो मेरे वाले मैटर में से ही है सारा। तो पेपर से डर भी नहीं लगेगा अपने को, क्योंकि अच्छी तैयारी करने वालों की नींद आराम होती है। तो तैयारी नहीं करते वो तो तगड़े खिलाड़ी होते हैं, पेपर में सारे प्रश्न करके आते हैं। बात सही है गलत है? चलो भाई मिटा दूँ, वंशागति मिटा दूँ ना ये वाली, ठीक है। अब हमें एक नई लैंग्वेज जो है ना वो तैयार करनी है इसमें। देखो अब महिला कैसी करनी है, सामान्य, और पुरुष कैसा है, रोगी। यदि रोगी पुरुष का विवाह सामान्य महिला से हो जाए तो भी वंशागति किस प्रकार से होगी वो भी चेक करना है। अब गौर कीजिएगा, रोगी पुरुष यानी कि 44 + X, इस पर है प्रभावित जीन और Y। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस अर्धसूत्रीय विभाजन से शुक्राणु अंडाणु बनाने अपने को, तो इसमें आधा हो जाएगा, तो 44 का आधा 22 प्लस से अप्रभावित जीन युक्त X, और इधर 22 प्लस से Y का तो इसके साथ कोई लेने देना ही नहीं है। अब यहाँ अगर बात करें सामान्य महिला की, तो 44 प्लस X दोनों पर प्रभावित जीन नहीं है, और इसके जो अंडाणु बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 22 प्लस X और 22 प्लस X, और X पर किसी प्रकार का प्रभावित जीन भी नहीं होगा। जब इन दोनों शुक्राणुओं और अंडाणुओं का जब क्रॉस होगा तो इनकी संतानें कैसे होगी, देखिए 22 और 22 कितने हो गए, 44 प्लस X और X। जो अप्रभावित जीन वाला होता है ना उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो X और अप्रभावित जीन युक्त X, और इधर करेंगे तो 44 प्लस X और फिर अप्रभावित जीन युक्त X। अब ये कैसी पुत्री हो रही है, वाहक। मैं इसके लिए बोलूँगा वाहक पुत्री ने जन्म लिया, और यहाँ पर भी कैसी पुत्री ने जन्म लिया, वाहक पुत्री ने जन्म लिया। और जब पुरुष का पुत्र का जन्म होगा तो कैसे होगा, 44 प्लस X Y, और इधर जब पढ़ेंगे तो भी 44 प्लस X Y। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य पुत्र का जन्म हो रहा है, ठीक है ना, और इस जगह पर देखेंगे तो भी सामान्य पुत्र का जन्म हो रहा है। बोलो, सिंपल बात है। अब इसका मतलब 4 संतानों में से 2 तो वाहक पुत्रियां हैं और 2 सामान्य पुत्र हैं। अब वंशागति देखो किस प्रकार की है। अगर रोगी पुरुष की शादी सामान्य महिला से हो जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाले पुत्र सामान्य होंगे और पुत्रियां क्या होगी, वाहक होगी। बताओ, एक नया कैरेक्टर आ गया हमारे सामने कि पुरुष रोगी हैं और उसके सारी पुत्रियां जो हैं वही क्या हो जाएंगी, वाहक हो जाएंगी, और पुत्र सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सामान्य आ जाएंगे, है ना। लीक से थोड़ी सी हटकर बात है। तो अपने इसके वंशागति के परिणाम अपने इधर नोट करेंगे, और आप मेरे हिसाब से तो समझ गए होंगे लैंग्वेज सारी, है ना, कि इसकी लैंग्वेज कैसे बन सकती है। उत्पन्न संतानें, उत्पन्न पुत्र, उत्पन्न पुत्रियां, है ना, 3 प्रकार की लाइनें हमारे पास बनेंगी। अब सबसे पहला जो इसमें पार्ट बना रहा हूँ मैं, वो है उत्पन्न संतानों में। गौर करेंगे, उत्पन्न संतानों में, अब संतानें कितनी है, 4 हैं। उत्पन्न संतानों में ध्यान दो, उत्पन्न संतानों में सामान्य पुत्रियां, उत्पन्न संतानें कितनी है बोलो, 4। सामान्य पुत्री कितनी है ही नहीं। उत्पन्न संतानों में सामान्य पुत्री कितनी है बोलो, 0%। उत्पन्न संतानों में रोगी पुत्र बोलो 0%। ढंग से बोला करो, मुझे पता चलना चाहिए ना। उत्पन्न संतानों में रोगी पुत्र कितने, वेरी गुड। उत्पन्न संतानों में सामान्य पुत्र कितने हैं, 2, मतलब कितना %, 50%।
और उत्पन्न संतानों में वाहक पुत्रियां यानी कि रोगी पुत्रियां, वाहक पुत्रियां जो है वो कितनी है, वो भी तो 50% है। तो हमारा एक कोटेशन ये भी सेट हो गया, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं हमें। अब दूसरी बात सुनो, उत्पन्न पुत्रों में, अब गौर करो, उत्पन्न पुत्रों में, अब पुत्र कितने हैं, 2। उत्पन्न पुत्रों में रोगी पुत्र कितने हैं, हाँ रोगी पुत्र कितने, 0%। और उत्पन्न पुत्रों में सामान्य पुत्र कितने हैं, 100% है। यही लाइन में आगे मतलब सेट कर दूंगा, क्या, उत्पन्न पुत्रियों में, पुत्रियां कितनी है, देखो 2 पुत्रियां हैं। उत्पन्न पुत्रियों में वाहक पुत्री कितनी है, 100% है, 100% है। और उत्पन्न पुत्रियों में सामान्य पुत्रियां जो है वो कितनी है, 0% है। समझ रहे हो ना। तो ये दो ही प्रकार की लैंग्वेज है बस, इससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। अपने ये नहीं करेंगे भाई इससे अगली पीढ़ी में क्या होगा, वो तो अगली पीढ़ी जाने फिर वो, है ना, अपने इतना कोई पूछने वाला है नहीं। तो हमें ये कुछ 3-4 लाइनें जो है वो मैनेज करनी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ मैटर अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हीमोफीलिया की 2 प्रकार की मस्तागति याद रखनी है। ये क्रॉस है, बड़ा सिंपल क्रॉस है, हमने बार बार ऐसे क्रॉस मेंडल की जेनेटिक्स में भी पढ़े थे, है ना, 5वीं-6वीं क्लास से अपने ये क्रॉस पढ़ते आ रहे हैं, तो इनमें कोई तकलीफ है नहीं। हाँ, अब इससे बनने वाली जो 3-4 प्रकार की लैंग्वेज है वो उधर हमने सेट कर दी। उत्पन्न पुत्रों में, उत्पन्न पुत्रियों में, उत्पन्न संतानों में। तो संतानों की बात करेंगे तो 4 की बात आ जाएगी, है ना। पुत्रियों की बात करेंगे तो सिर्फ 2 पुत्रियों की बात आएगी। पुत्रों की बात करेंगे फिर 2 पुत्रों की बात आएगी। बस इस तरीके से अगर अपने इस प्रश्न को समझ पाएँ तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो क्रॉस आप बना लीजिए और इसका परिणाम जो है वो आप समझ लीजिए। अब हीमोफीलिया में समस्या किस बात की है, हीमोफीलिया में ये है कि भाई लक्षण क्या है इसका। तो लक्षण ऐसा होता है कि रक्त का थक्का देरी से बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ब्लड क्लॉटिंग होने में। तो हम कैसे समझें कि देरी मतलब कितनी देरी, हमें क्या पता ये देरी हो रही है। नॉर्मली ब्लड क्लॉटिंग यानी कि थ्रोम्बोसिस जो है वो कितने समय में हो जाती है। सामान्य स्तर पर रक्त का थक्का कितने मिनट में बनता है। पहली बात तो हमने कभी रक्त का थक्का बनाते समय या बनते समय, सॉरी अपने तो क्यों बनाते हैं, वो चोट लग जाती है तो अपने आप ही क्लॉट हो जाता है। हमने कभी टाइमिंग को सोचा नहीं अभी, है ना, कभी सोचा ही नहीं कि यार थक्का बनने में कितना टाइम लगता है। रक्त का थक्का बनने में टाइम लगता है 2 से 6 मिनट के बीच। कितना, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग रही है तो नो प्रॉब्लम, 5-6 मिनट लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर रक्त का थक्का बन ही नहीं रहा, वो 15 मिनट होगी, 20 मिनट होगी और आपका थक्का ही नहीं बन रहा, प्रॉब्लम है। या तो डायबिटीज़ है और या फिर हीमोफीलिया की संभावना बन सकती है। हीमोफीलिया के रोगी में भी विटामिन के काफ़ी कम हो जाता है, तो थक्का बनता ही नहीं है ऐसे लोगों में। बोलो समझ में आ रही है बात ना। तो रक्त का थक्का बनने में जो टाइमिंग है नॉर्मल, अगर उससे कई गुना ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है तो इसका मतलब अब उसमें डायबिटीज़ और हीमोफीलिया की संभावना है। और मूल रूप से क्योंकि हम हीमोफीलिया पढ़ रहे हैं तो हीमोफीलिया के अंदर ये बात आ जाती है। अब ऐसा नहीं कि रक्त का थक्का जो है अभी मेरे जस्ट अभी क्यों नहीं बना, तो 2-4 मिनट तो लेगा ही कम से कम, है ना। प्लेटलेट्स बाहर आएंगी, ऑक्सीजन के साथ उनका संपर्क होगा, प्लेटलेट्स फूलेंगी, फटेंगी, उनमें से केमिकल्स निकलेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम के, है ना। और फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन बनेगा, फिर वो थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, फिर फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलेगा, जाल बनेगा, फिर वो जाल जो है थक्के जो जहाँ पर घाव लगा है वहाँ पर आएगा। फिर उस जगह पर क्या होगा कि पूरा का पूरा जो ब्लड बाहर निकल रहा होता है उसमें से कोशिकाएं जो होती है आरबीसी वगैरह वो उस जाल में जाकर फंस जाती है, समझ रहे हो ना। और इसमें कैल्शियम, विटामिन के ये सब भाग लेते हैं, तब जाके थक्का बनता है। तो ये जैसे मैंने भी प्रोसेस बोला, अब इतनी प्रोसेस में कुछ तो टाइम लगना चाहिए ना, तो वो टाइम लगेगा। अगर 10-15 मिनट तक भी रक्त का थक्का नहीं बन रहा तो इसका मतलब अब हमें हीमोफीलिया की जांच करवाने की आवश्यकता है। तो ये क्रॉस मिटा सकता हूँ क्या, बहुत बढ़िया। अब समझ लीजिएगा कि हीमोफीलिया रोग का लक्षण क्या है और इलाज इसका है क्या है। अनुवंशिक रोगों का कोई इलाज नहीं होता, एकमात्र इलाज है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर शादी नहीं होगी तो वंशागति नहीं होगी, बोलो बराबर बात है ना। तो ये बात है भाई। लक्षण अपने इसमें लिख सकते हैं, रक्त का थक्का देरी से बनता है। और अगर इसका इलाज होता तो वो इंग्लैंड की महारानी थी, वो इलाज करवा लेती, उसके पास पैसे की कमी थोड़ी थी। लेकिन जेनेटिक डिजीज जो होते हैं, आनुवंशिक रोग जो होते हैं, उनमें
छोटे छोटे सूक्ष्म जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इनका इलाज होना बड़ा रेयर कंडीशन में होता है ऐसा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसकी वंशागति लगातार जारी रहती है। क्लियर भाई। अब वंशागति तो हीमोफीलिया की भी सेम है ना, ये तो है हीमोफीलिया का लक्षण। और ऐसी की ऐसी वंशागति किसमें होती है, वर्णांधता में। तो वर्णांधता भी साथ साथ लिख लेते हैं ना। वर्णांधता का लक्षण क्या है, अब वो समझिए। वर्ण अंधता, देखो नाम से पता चल रहा है। वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। अंधता मतलब अंधापन, रंगों में अंधापन, हमें रंग पता नहीं चल रहा किसी का। और मूल रूप से दो रंगों में ज्यादा दिक्कत आ रही है, कौन सी, लाल व हरे रंग में विभेद, विभेद का मतलब अंतर, प्रकट न कर पाना। लाल व हरे रंग में विभेद प्रकट न कर पाना वर्णांधता नामक रोग का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। लाल और हरे रंग में अंतर नहीं बता सकता वो बस। अब ऐसे व्यक्तियों को जो है डिफेंस में नहीं लेते, सही है ना। और रेलवे डिपार्टमेंट में भी नहीं लेते ऐसे लोगों को। अब रेलवे डिपार्टमेंट में आपको पता है लाल और हरी झंडियों का ही काम होता है, और उसको कह दे खड़ा हो जा लाल और हरी झंडी लेके, तो भाई साहब भूल गए अब लाल झंडी कौन सी है हरी झंडी कौन सी है, क्योंकि उसको दोनों के कलर में दिक्कत आ रही है, ब्लैक कलर दिख रहे हैं उसको, तो वो क्या करेगा, अब झंडा दिखाए कैसे। तो ऐसे लोगों को रेलवे डिपार्टमेंट में नहीं लेते, है ना। एक डिफेंस में जैसे मान लीजिए आर्मी वाला डिपार्टमेंट है या फिर ये पुलिस भर्ती वाला डिपार्टमेंट है, इसमें भी वर्णांध व्यक्ति को नहीं लिया जाता, सही ना, क्योंकि वहाँ पर भी तो सिग्नल देने ही होते हैं किसी न किसी प्रकार के, है ना। तो हमें इस जगह पर थोड़ा सा लॉजिकल सोचना होता है। अच्छा, क्या वर्णांध व्यक्ति को पता होता है कि मैं वर्णांध हूँ? क्या वर्णांध व्यक्ति को स्वयं को पता होता है कि वो वर्णांध है? कतई पता नहीं होता। वो खुद जीवन जिए जा रहा है आराम से, अचानक से उसके सामने जब ऐसा परीक्षण होता है तब वो कहता है यार पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब वर्णांधता का कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ जब उसके पास ये लाल हरे रंग वाला आता है ना अंतर, इसी में प्रॉब्लम उसको, बाकी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्णांधता, हीमोफीलिया, ये दोनों कैसे लक्षण है, हीमोफीलिया, वर्णांधता, है ना, मंदबुद्धिता, है कि नहीं है, डायबिटीज, ये कैसे लक्षण होते हैं, मानव शरीर के अप्रभावी लक्षण होते हैं। क्योंकि अप्रभावी जीन से हो रहे हैं ना, तो कैसे लक्षण हो रहे हैं, मानव शरीर के अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि इनका शारीरिक बॉडी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो ये हमारे शरीर के अप्रभावी लक्षण है। और ये अप्रभावी लक्षण किस नियम के अकॉर्डिंग है, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग है। क्योंकि मेंडल ने बोला था जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी और जो नहीं होगा वो अप्रभावी। तो उस नियम के अकॉर्डिंग हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों कैसे लक्षण होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं। सिंपल, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इधर वाला मिटा दूं भले ही, ये लो जी। तो ये हमने पढ़ दिया सारा, है ना। अब हमारे पास कौन सा पार्ट आता है, दूसरा, एलिंग सहलगन अनुवंशिक विकार, यानी वो अनुवंशिक विकार जो एलिंग गुणसूत्रों के कारण हो रहा है। तो अपने को एलिंग सहलगन अनुवंशिक विकार या विकृति को पढ़ना है भी, ठीक है ना। सारा मिटा दूं इधर वाला, क्या नोट कर लो आराम से। एलिंग सहलगन का मतलब है ऐसा जीन जो 44 गुणसूत्रों से अगली पीढ़ी में जा रहा है। और उसमें एग्जाम्पल हमने कौन सा पढ़ा था, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो अब अपने एग्जाम्पल में सबसे पहले हेडिंग में डालेंगे थैलीसीमिया, ऐसे हेडिंग लिख दीजिए और हेडिंग में लिख दीजिएगा थैलीसीमिया, ठीक है ना। यहाँ पर अपने दो प्रकार की कंडीशन लिखनी है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी। दो शब्द हमारे सामने नए वर्ड आएंगे, एक समयुग्मजी और दूसरा विषम युग्मजी। समयुग्मजी शब्द का सीधा सीधा अर्थ है, सम मतलब समान, युग्म मतलब जोड़ा और जी मतलब जीन। जब जोड़े की दोनों जीन समान होगी तो हम बोलेंगे समयुग्मजी, और जोड़े की जब दोनों जीन भिन्न भिन्न होगी तो हम क्या बोलेंगे, विषम युग्मजी। समझ रहे हो ना। दो बातें मैं सिंपल से याद रखनी और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ भाई, स्टार्ट करें, ठीक है। अब गौर से समझेंगे आप। सबसे पहले थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में कारण इनका भी क्या है, अप्रभावी जीन ही, ठीक है ना। इन रोगों में भी अपने अप्रभावी जीन ही पड़ते हैं, ये भी अप्रभावी जीन बिंदु परिवर्तन से होने वाले रोग हैं। लेकिन अब इसका सिस्टम कैसे काम करेगा वो समझ लीजिए। जैसे अगर परिस्थिति विषम युग्मजी है, गौर करना, अगर परिस्थिति कैसी है, विषम युग्मजी। अच्छा, इसमें कोई गुणसूत्र का नाम लिया गया है क्या, एक्स वाई ऐसे करके कोई, है ना, न कोई संख्यात्मक नाम है भी फलाने नंबर गुणसूत्र पर, ऐसा भी कोई नाम नहीं है। इसका मतलब 44 गुणसूत्र में से किसी भी गुणसूत्र पर हो सकता है, सही है। जैसे अब मैं दो सिंबल बना रहा हूँ,
मान लीजिए ये दो गुणसूत्र है, कोई सा भी गुणसूत्र है 44 में से, समझ रहे हो ना, और एक पर मान लो अप्रभावी जीन है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए कोड कर देता हूँ, ये कैसी जीन है, अप्रभावी जीन है, समझ रहे हो ना, और ये जो जीन है ये कैसी है, प्रभावी जीन है। तो विषम युग्म की स्थिति में जिसमें एक पर प्रभावी और दूसरे पर अप्रभावी जीन होती है, तो क्या विषम युग्म की परिस्थिति में कोई रोग प्रकट होता है क्या? बोलो भाई, एक पर प्रभावी दूसरे पर अप्रभावी है, तो क्या प्रभावी अप्रभावी को प्रकट होने देगा क्या? और अप्रभावी जीन कैसी जीन है, रोग कारक जीन है, यही तो रोग को जन्म दे रही है, और इसी को ये प्रकट नहीं होने दे रहा। इसका मतलब विषम युग्म की जो परिस्थिति होती है, इस परिस्थिति में कभी भी रोग प्रकट नहीं होते, इसमें कभी भी रोग प्रकट नहीं होता, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये विषम युग्म की परिस्थिति है। अब दूसरा पॉइंट समझिए, नंबर 2, अगर मैं कह दूं समयुग्मजी, अब समयुग्मजी में मुझे बोलना पड़ेगा, समयुग्मजी अप्रभावी जीन युक्त बालक है, उसका जन्म हुआ, मान लो समयुग्मजी अप्रभावी जीन युक्त शिशु का जन्म हो गया। अब उसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो ये गुणसूत्र है 2, ठीक है ना, इस पर भी अप्रभावी जीन है और इस पर भी अप्रभावी जीन है, यानी कि दोनों पर ही कैसी जीन है, अप्रभावी जीन है। अब बताओ कोई प्रभावी इनको दबा रहा है क्या? कोई प्रभावी इनको दबा ही नहीं रहा। तो अब ये जो रोग कारक अप्रभावी जीन है, रोग कारक अप्रभावी जीन है, ठीक है ना, अब जो रोग कारक अप्रभावी जीन है, इनका प्रभाव प्रकट होगा या नहीं होगा? इनका प्रभाव प्रकट होगा, और इसका प्रभाव प्रकट क्या होगा कि थैलीसीमिया रोग उसमें प्रकट हो जाएगा। बोलो समझ में आया कुछ? तो इसका मतलब रोग ग्रसित जो बालक होता है वो कैसा होता है, समयुग्मजी, और जिसमें रोग प्रकट नहीं हो रहा वो कैसा है, विषम युग्मजी। दोनों लेने समझ में आ गई? हाँ, अब पॉइंट समझना ये कि थैलीसीमिया रोग का लक्षण क्या है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। थैलीसीमिया रोगी में, थैलीसीमिया रोगी में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण ठीक ढंग से नहीं हो पाता, या हीमोग्लोबिन का मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, हीमोग्लोबिन का दोषपूर्ण संश्लेषण होता है। हीमोग्लोबिन का कैसा संश्लेषण होता है, बोलो? दोषपूर्ण संश्लेषण होता है। अब हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारी आरबीसी का मेन कंपोनेंट हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऑक्सीजन कैसे कैरी होगी? अब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो व्यक्ति में कैसे श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी, और श्वसन की प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न होगी तो कैसे एनर्जी बनेगी, और बगैर एनर्जी के किसी जीव का जीवित रहना इम्पॉसिबल बात है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और हीमोग्लोबिन किसकी मेन चीज़ है? आरबीसी की। और आरबीसी हमारे ब्लड का कितना प्रतिशत है? 99%। और 99% ब्लड का पार्टी अगर खराब हो गया तो ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है वो बहुत ही अल्पकालिक जीवन होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो बार बार ब्लड चेंज करो उसका, सही है ना? या तो बार बार ब्लड चेंज करो, या फिर अब हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी की बात हो रही है, अब आरबीसी बनती कहाँ पर है? अस्थि मज्जा में। तो या फिर क्या करो, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करो, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करो तो वो बचेगा, या फिर उसके अंदर बार बार ब्लड चेंज करते रहो तो जाके वो बचेगा, वरना उसके बचने की संभावना 0 है। क्या मैंने जो ओरल बोला वो समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ट्रीटमेंट रूप में मैं लिखूंगा, वैसे तो उपचार है ही नहीं, फिर भी अगर बाई चांस ऐसी संभावना बने तो मैं इसमें लिखूंगा अस्थि मज्जा का, यानी कि बोन मैरो, हाँ अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, ट्रांसप्लांट कर देना, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कर देना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देना। अगर ऐसा हो जाए तो उस रोगी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन अर्थात आरबीसी का निर्माण होने लगेगा। अब वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होगा, उस रोग से मुक्त होने के कगार पर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो बार बार ब्लड चेंज करो और अंततः मृत्यु है। बोलो क्लियर? थैलीसीमिया मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? तो थैलीसीमिया मैंने आपको कवर करवा दिया है, और अगर नोट हो गया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर वाला। हाँ आराम से करो, मेरे को जवाब दिया करो ना, इशारे मत किया करो, इशारे समझ में कम आते हैं मुझे। हाँ बता दिया करो सर नहीं। संकोच है किसी प्रकार का क्या? अभी संकोच है ना तो बहुत बेवकूफ लोग हो। संकोच होना चाहिए था पहले दूसरे दिन, अभी तो बैच कंप्लीट होने को आया और अभी संकोच दिखा रहे हो।
तो इस संकोच का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, है ना जसवंत? जसवंत को थोड़ा ज़्यादा संकोच है, उसमें कोई ज़्यादा खास मुझे लगता है अंतर ध्यान कर रखा है उसने। बालक दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। और कई बार विशिष्ट बालक जब बनते हैं तो वो उभयमुखी हो जाते हैं, और विद्यार्थियों को रियल में उभयमुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी बालक षड्यंत्रकारी होते हैं, समझ रहे हो ना, जो योजना बनाते हैं दिमाग में, अब वो बाहर से दिखते नहीं है और अंदर ही अंदर उनके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा होता है, कहीं न कहीं कोई क्रांति पनप रही होती है उनके मन में, कह नहीं पाते हैं तो मन ही मन वो मतलब अंदर ही अंदर जो है योजना बना लेते हैं। बहिर्मुखी बालक कैसे होते हैं, जो होता है वो मुंह फट होते हैं, बोल देते हैं, मार खा लेते हैं, फिर बोल देते हैं, फिर मार खा लेते हैं, फिर बोल देते हैं। स्कूलों में होते हैं ना, लास्ट बेंचर जो होते हैं, अभी भी लास्ट बेंच पे बैठा है, तो वो बालक क्या होते हैं, पीटी जी से रोजाना मार खाते हैं, है ना, और फिर वो इग्नोर करके अगले दिन फिर मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। ये बहिर्मुखी बालक होता है। उभयमुखी होता है वो बड़ा चतुर होता है, जरूरत आने पर बोलता है, जरूरत आने पर चुप हो जाता है, समझ रहे हो ना। तो विद्यार्थी जीवन कैसा होना चाहिए, उभयमुखी होना चाहिए, अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए, है ना भाई। नेता कैसे होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, जहां मन आया वहीं बोलने लग जाते हैं, नेतागिरी करते हैं, भाषण देते हैं, बोलो है कि नहीं है। चिकित्सक डॉक्टर कैसा होता है, अंतर्मुखी, राइटिंग तक समझ में नहीं आती, अपने मन से लिख देता है बेटा होता है कि नहीं होता, उसी की योजना दिमाग में चल रहा है उसके, भाई मेरी राइटिंग जो है वो अपने भी नहीं पूछते डॉक्टर साहब क्या लिखा है, वो कहता है वो अपने आप समझ जाएगा, मेडिकल स्टोर वाला, है ना, अंतर्मुखी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, मिटा दूं? हाँ धन्यवाद बहुत बहुत। अब अगला पॉइंट अपने समझेंगे, सिकल सेल एनीमिया, लास्ट पार्ट है, 1 मिनट में अपने को क्लियर हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया, हंसियाकार कोशिका अरक्तता, परिस्थिति सेम है। अब देखो इसमें सिस्टम क्या होता है, ये भी अप्रभावित जीन के कारण हो रहा है, बिंदु उत्परिवर्तन अप्रभावित जीन, मैं ऐसे 2 शब्द लिखूंगा, अप्रभावित जीन, या मैं ऐसे लिख दूंगा बिंदु उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ड मैंने यहाँ पर मैनेज कर दिए हैं। और इसमें सिस्टम क्या होता है कि जो आरबीसी जो होती है उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इस वजह से आरबीसी फूलकर फट जाती है। आरबीसी अपना आयतन बढ़ाती है और अंततः फूलकर क्या हो जाती है, फट जाती है। और आरबीसी के फूलकर फटने से उसकी आकृति हो जाती है अर्धचंद्राकार, समझ रहे हो ना, दराती के समान। हमने क्या बोल दिया, दराती के समान कोशिका, और आरबीसी कम हो रही है तो अरक्तता, हंसियाकार कोशिका अरक्तता। और प्रॉब्लम किसमें, आरबीसी में। तो हम इसमें लिखेंगे आरबीसी फूलकर फट जाती है, वह अर्धचंद्राकार हंसिया के समान हो जाती है, अर्धचंद्राकार हंसिया के समान हो जाती है। तो इस वजह से हम इस रोग को क्या बोलते हैं, हंसियाकार कोशिका अरक्तता कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। बोलो बराबर है। अब यहाँ पर 2 बातें समझना। अब एक तो मैं लिखूंगा समयुग्म जी, बात समझ में आ गई ना भाई, गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्रों पर मान लो अप्रभावित जीन आ जाए, तो अगर परिस्थिति समयुग्म जी है तो सारी आरबीसी फूलकर फट जाती है। अब जब सारी आरबीसी फूलकर फट जाएगी तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसी नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी, भाई बात एनर्जी नहीं बनेगी अंदर, तो ऐसे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन में मृत्यु तय है। लेकिन अगर मान लो विषमयुग्म जी है, मान लो परिस्थिति कैसी है, विषमयुग्म जी है, तो इसमें क्या होता है, रोग प्रकट तो होता है लेकिन बहुत कम। तो इसमें क्या देखा जाएगा, आधी आरबीसी फूलकर फट जाती है और फटकर हंसिया के समान हो जाती है। मतलब आधी आरबीसी ठीक है और आधी आरबीसी फटकर हंसिया के समान हो जाती है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिंदा तो है लेकिन अत्यंत ही दुर्बल, अत्यंत ही कमजोर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जितनी पहुंच पानी थी उतनी नहीं पहुंच पा रही है, जितना उसमें रेस्पिरेशन बढ़िया लेवल का हो पाना था उतना नहीं हो पा रहा है, जितनी एनर्जी बननी थी उतनी नहीं बन पा रही है। ऐसे व्यक्ति का डेवलपमेंट, उसका विकास, उसकी मांसपेशियां कमजोर रहती हैं
और ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही दुबला पतला और कमजोर शरीर वाला व्यक्ति होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमारे देश के अंदर आदिवासियों में मुख्य रूप से हंस्याकार कोशिका रक्तता रोग जो है वो देखा जाता है, समझ रहे हो ना। एक तो घेंगा रोग वो आदिवासियों में ज़्यादातर देखा जाता है, और एक जो ये सिकल सेल एनीमिया ये भी आदिवासियों का प्रमुख रूप से रोग माना जाता है। कुछ कहानी समझ में आई क्या? तो ये बातें अपने को याद रखनी है। बोलो कोई डाउट? तो इसमें आधी आरबीसी फूलकर फट जाती है और फटकर हंसिया के समान हो जाती है। अब ऐसे व्यक्ति का वही बात, इलाज तो इनका है ही नहीं कोई विशेष प्रकार से, है ना। वंशागति के अंदर कैसे अपने रोकथाम करें? तो अगली पीढ़ी तो आएगी तो उसमें भी रोग प्रकट होगा, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही दुबला पतला कमजोर व्यक्ति होगा, सही है ना। बोलो अब इस परिस्थिति में हमें एक पॉइंट ऐड करना है, क्या कि क्या सिकल सेल एनीमिया के रोगी में मलेरिया रोग हो सकता है? क्या सिकल सेल एनीमिया में मलेरिया की संभावना है क्या? कैसे बताओ? मलेरिया की संभावना है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। और मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अपना भोजन किससे बना रहे? आरबीसी से। क्या इसकी आरबीसी इतनी सशक्त है कि वो किसी दूसरे को आश्रय देगी और उसको भोजन बनाने के लिए मतलब जो है पूरा का पूरा एनवायरनमेंट देगी? ऐसी आरबीसी है क्या ये आरबीसी इतनी कमजोर है जिसका खुद की पार नहीं बढ़ रही, दूसरे को भोजन कहां से दे देगी? इसका मतलब इस प्रकार की कमजोर दुर्बल आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अपनी ग्रोथ अपना रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं हो पाता। इसलिए ऐसे मलेरिया के सिकल सेल एनीमिया के रोगी में मलेरिया होने की संभावना नहीं होती, समझ रहे हो ना। अगर कोई पूछे सिकल सेल एनीमिया के रोगी में कौन से रोग होने की संभावना नहीं है, तो हम क्या बताएंगे? मलेरिया की संभावना नहीं है, क्योंकि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसको न्यूट्रिशन देने लायक आरबीसी की स्थिति नहीं होती, अतः उसका परिवर्धन, उसका विकास, उसका रिप्रोडक्शन जनन आदि इस जगह पर देखे नहीं जाते, ठीक है ना। अगर कोई किंतु परंतु कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप बात कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जेनेटिक डिजीज यानी कि आनुवंशिक रोगों में जो मुख्य रूप से बातें थी वो हमने कवर कर ली, ठीक है भाई। जो अपने घटना स्तर के अकॉर्डिंग जो 4 रोग आते हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी मैंने आपको जब डायबिटीज़ करवाई थी तो डायबिटीज़ टाइप 2 है ना, नॉन डिपेंडेंट इंसुलिन डायबिटीज़, वो भी कैसी डायबिटीज़ थी? आनुवंशिक थी, है ना। उसकी भी अप्रभावित जीन थी और उसकी अप्रभावित जीन गुणसूत्र संख्या 2 पर उपस्थित थी, तो उसके बारे में हमने व्यापक स्तर पर बात की थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपका जेनेटिक डिजीज के बारे में रह जाता है तो आप आनंदपूर्वक उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, ओके भाई। अब हमारे पास जो है पैथोलॉजी का लास्ट पार्ट रहता है, कौन से वाला? विटामिन और इसकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है ना। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और उसमें मैं थोड़ा बहुत ऐड कर दूंगा कि भाई वसा की कमी और अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी और अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है, खनिजों की कमी और अधिकता वाले हमने कल पढ़ ही लिए थे शायद, है ना। वो मिनामाटा रोग, हिटाइटाई रोग पढ़े थे ना, वो हमने पार्ट कर ही लिया था। और फिर अपने पास आ जाएगा कौन सा? विटामिन, उसके प्रकार व उसकी कमी अधिकता से होने वाले रोग। वैसे कमी से ही होते हैं, अधिकता से कोई रोग होता ही नहीं, ठीक है जी। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। टाइम देखना जरा क्या हुआ, ठीक है। फिर इतना बहुत है। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, कल मिलेंगे दोबारा से इस बात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।